गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम कक्षा 11 विषय भूगोल का 17वां चैप्टर रीड करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, कल हमने स्टार्टिंग की थी जैव विविधता एवं संरक्षण। जैव विविधता क्या होती है और उसका संरक्षण। इसके इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के ऊपर आज हम नजर डालेंगे। पहला जो है, इसमें सबसे पहली बात तो यही होती है कि जैव विविधता होती क्या है। देखिए, जैव विविधता एक भौगोलिक क्षेत्र में, कोई भौगोलिक क्षेत्र हो सकता है, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में उस क्षेत्र के अंतर्गत पाए जाने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे की संख्या को, जितने भी संख्या में पाए जाते हैं उसी को हम जैव विविधता कहते हैं। भाई, किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं की संख्या को हम जैव विविधता कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इस अध्याय में यह होता है कि जैव विविधता को समझने के स्तर क्या है, किन सूत्रों के आधार पर हम जैव विविधता को समझ सकते हैं। देखिए, आनुवंशिक जैव विविधता, आनुवंशिक जैव विविधता, इस आनुवंशिक जैव विविधता के द्वारा हम समझ सकते हैं किस प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण होता है। यानी कि इन आनुवंशिक गुण जीन के द्वारा, यानी माता पिता के जो जीन हैं उनके बच्चों में जाते हैं। यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण स्थानांतरित होते हैं, जो गुण स्थानांतरित होते हैं, उन्हीं को हम आनुवंशिक गुण कहते हैं। यही आनुवंशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर स्थानांतरित होते चले जाते हैं। जिस प्रकार से हम बात कर सकते हैं, मानव को हम साइंटिफिक रूप से होमो सेपियन कहते हैं। होमो सेपियन प्रजाति का है, मानव जीव है। तो मानव कद, रंग, रूप, उसके आकार के अनुसार वे सभी गुण उसके पहली पीढ़ियों के ऊपर आधारित होते हैं, जो से पीढ़ी दर पीढ़ी अलग करते चलते हैं। तो ये था हमारा आनुवंशिक जैव विविधता, यानी कि एक ही प्रकार के गुणों का एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता था। यानी कि एक जैसी प्रजाति का बनना, जैसे कि मानव से मानव बनता है, किसी जीव अन्य जीव से उसी प्रकार के जो जीव हैं वो जन्म लेते रहते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, प्रजातीय जैव विविधता। प्रजातीय जैव विविधता, अभी प्रजातीय जैव विविधता यानी कि विभिन्न संसार में विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं विभिन्न क्षेत्रों में। ये नहीं किसी एक ही प्रकार की प्रजाति के जीव उस भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं। आप अपने आसपास के क्षेत्रों में देख सकते हो विभिन्न प्रकार के जीव, जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस, भेड़, बकरी, इस प्रकार के जीव, इनकी अलग अलग प्रजातियां ये पाई जाती हैं। तो जंगलों में जाओगे तो और अधिक प्रकार की मिलेंगी। समुद्रों में, महासागरों में, नदियों में अलग अनेकों प्रकार की जो प्रजातियां हैं वो पाई जाती है। इसी को प्रजातीय जैव विविधता, यानी कि जीवों का विविध रूपों में पाया जाना, विभिन्न रूपों में विभिन्न प्रकार के जीवों का पाया जाना, इसी को प्रजातीय जैव विविधता कहते हैं। इसी में आता है, देखिए, जहां पर सर्वाधिक प्रकार के जीव पाए जाते हैं, अधिकता पाई जाती है, बहुलता पाई जाती है सर्वाधिक प्रजातियों की, उन्हें तप्त स्थल बोलते हैं।
तप्त स्थल। उन्हें तप्त स्थल कहा जाता है जहां पर सर्वाधिक प्रकार की प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं, तप्त स्थलों को कहा जाता है। भारत में क्षेत्र है पश्चिमी घाट। ये पश्चिमी घाट इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो क्षेत्र है भारत का तप्त क्षेत्र है। इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये तप्त क्षेत्र में आता है। इधर ये आपका इधर ये उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है। यहाँ पर लैटिन अमेरिका का क्षेत्र है, ये तप्त क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इधर ये आपका उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का ये जो क्षेत्र है ये एडिस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है। ये यहाँ का तप्त क्षेत्र है, यानी कि जीवों की विविधता यहाँ पर पाई जाती है। विभिन्न प्रकार के जीव जो है ये इक्वाडोर नामक क्षेत्र है, कोलंबियन कोको, इक्वाडोर कोलंबियन कोको नाम का क्षेत्र है। यहाँ मैक्सिको की खाड़ी के आसपास लैटिन अमेरिका क्षेत्र है, यहाँ पर ये तप्त क्षेत्र है। और भी कई तप्त क्षेत्र हैं, जैसे पूर्वी हिमालय, ये हिमालय यहाँ पर होगा, यहाँ पे पूर्वी हिमालय का क्या है, ये तप्त क्षेत्र है। तो बहुत सारे तप्त क्षेत्र हैं जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो जीव हैं, ठीक है, प्रजाति है, जो विविधता है जहाँ पर अधिक पाई जाती है, तो यहाँ की तप्त क्षेत्र कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पारितंत्रीय जैव विविधता। पारितंत्रीय जैव विविधता इसको देखते हैं। देखिए जो पारितंत्र है, पहले तो ये पता होना चाहिए कि पारितंत्र है क्या। यानी पारितंत्र भौतिक पर्यावरण में रचा बसा, भौतिक पर्यावरण में रचा बसा, वहां पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, पादप सभी का समूल योग को हम पारितंत्र कहते हैं। संसार में विभिन्न प्रकार के पारितंत्र, छोटे या बड़े पारितंत्र पाए जाते हैं। इसमें जैसे घासीय पारितंत्र हो गया, आपका जलीय पारितंत्र हो गया, मरुभूमि पारितंत्र हो गया, ठीक है, और आपके कई जैसे कि आपका टुंड्रा पारितंत्र हो गया। तो इस प्रकार वन पारितंत्र है। इस प्रकार के ये 4-5 प्रकार के मुख्य पारितंत्र पाए जाते हैं, ठीक है। इस नेक्स्ट इस जो पॉइंट में जो आएगा, इसमें कहा गया है कि पारितंत्र के प्रकारों की व्यापक भिन्नता। अभी हमने 5 आपको पारितंत्र बताए, इनमें व्यापक भिन्नता है। अलग अलग पारितंत्रों में अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार के जीव वहाँ पर अपने आप को एक प्रकार के दूसरे क्षेत्र की अपेक्षा अपने आप को ढाल लेते हैं। जैसे कि हमने भी बात की थी मरुभूमि पारितंत्र। तो मरुभूमि पारितंत्र में बड़ी कुछ गर्मी को सहन करने वाले जीव वहाँ पर पाए जाएंगे। टुंड्रा की बात की तो वहाँ पर अति शीत जलवायु को सहन करने वाले जीव जंतु, वृक्ष अलग प्रकार के पाए जाएंगे। जिस प्रकार से यहाँ पर जो वृक्ष होंगे शंकुधारी होते हैं, उसी प्रकार से हम अगर बात करें तो आपकी अभी जो बात की मरुभूमि की, मरुभूमि पारितंत्र की, तो वहाँ पर जो वृक्ष पाए जाएंगे वो कंटीले वन पाए जाएंगे। कंटीले टाइप के जो वन है वो वहाँ पर पाए जाएंगे। तो ये थे हमारे प्रजातीय जैव विविधता, जिनको हमें अभी रीड किया, ठीक है। बच्चों देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा वो है जैव विविधता का महत्व। कि जैव विविधता यानी कि इतने सारे जीव संसार में हैं, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, क्यों है, क्या महत्व है, किस लिए संसार में, तो इन सब का महत्व है। देखिए छोटी बात है कि इस प्रकार के जो जीव हैं सभी व्यक्त में इस प्रकार से इस पृथ्वी पर नहीं आए, पर नहीं, सभी का पार्थिव तंत्र में अपना एक
रोल है, भूमिका है किसी पारितंत्र की। इसके बगैर, विविधता के बगैर कोई पारितंत्र पूरा नहीं है। आपने 6th क्लास में इंग्लिश में एक लेसन रीड किया होगा, पंबुपट्टी गांव के बारे में वर्णन किया गया उसमें बड़ी अच्छी तरह से किस प्रकार से जीव एक दूसरे पर डिपेंड है, आश्रित हैं, उसको दर्शाया गया। तो सभी जीवों का इस संसार में अपना स्थान है, अपना कार्य करते हैं, अपना उत्तरदायित्व निभाते हैं संसार में, किसी न किसी रूप में वो एक दूसरे जीव के काम आते हैं। तो ये जो जीव है प्रजातियां बिना कारण ही न तो उत्पन्न हुई हैं, न ही उनका विकास हुआ। हर एक का अपना अपना कार्य है, विशिष्ट भूमिका है। तो सबसे पहले हम इस जो विविधता है उसको आइए देखते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या बनता है, जैव विविधता की पारिस्थितिकीय भूमिका क्या है। इस जैव विविधता की पारिस्थितिकीय भूमिका क्या है? फर्स्ट पॉइंट, भोजन ग्रहण। जीव, इस संसार में जितने भी जीवित जीव हैं जिनके अंदर जीवन पाया जाता है, दो प्रकार के तत्व हैं, जैविक और अजैविक। जैविक वे तत्व हैं जिनके अंदर जीवन पाया जाता है, और अजैविक जिनमें जीवन नहीं पाया जाता। तो सभी प्रकार के जैविक तत्व जीवन पाया जाता है। उन्हें जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधों को जो भोजन स्वयं बनाते हैं, जिन्हें उत्पादक कहा जाता है, जो प्रथम श्रेणी में आते हैं आहार श्रृंखला के अंदर, जो सूर्य के प्रकाश के द्वारा प्रकाश संश्लेषण में गैसों के आदान प्रदान का कार्य भी करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। वो पौधों को शाकाहारी जीव खा लेते हैं और उन शाकाहारी जीवों मांसाहारी जीव खाते हैं, या सर्वाहारी, उनको जो मांसाहारी भी होते हैं, सर्वाहारी भी होते हैं। तीसरी जो श्रेणी हो जाएगी सर्वाहारी को, जो दोनों को खाते हैं, मांसाहारी को उत्पादक। तो इस प्रकार से वे भोजन ग्रहण जो पॉइंट था, जीवों की एक श्रृंखला चलती है जिसे हम खाद्य श्रृंखला जिसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला का पूरा करने का काम ये जीव करते हैं। अगर खाद्य श्रृंखला में से किसी भी एक प्रकार की प्रजाति को हटा दिया जाए तो दूसरी प्रजाति की संख्या बढ़ जाएगी, उस प्रकार से खाद्य श्रृंखला टूट जाएगी, उस प्रकार से पारिस्थितिक संतुलन संसार में बिगड़ जाएगा। ये सबसे बड़ा महत्व है हमारे जैव विविधता। इससे ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ऊर्जा स्थानांतरण इसके द्वारा होता है, यानी कि एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा प्रवाहित होती है। उत्पादक सबसे नीचे क्रम उत्पादक का होता है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। इस प्रकार से ऊर्जा का स्थानांतरण निचली स्तर से ऊपरी स्तर तक ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो नीचे से ऊपर, लेकिन सर्वाधिक ऊर्जा नीचे वालों को प्राप्त होती है, उसके बाद ऊपर जाती है, यानी कि ऊर्जा का स्तर कम होता जाता है प्रत्येक स्तर। कोई भी स्तर है वो अपने आप 90% ऊर्जा लेगा और 10% ऊर्जा का शेष लाभ रह जाता है, 10% ऊर्जा का वहां से स्थानांतरण होता जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है जैव विघटन। जैव विघटन के द्वारा हम समझ सकते हैं कि सभी जीव निर्माण होता है, जीव पैदा होते हैं, उनका विघटन होता है। तो इसकी प्रक्रिया होती है।
आप जब लोग देखते हो जीव जो होते हैं मर जाते हैं, तो उन जीवों को मरने के बाद स्पेंजर्स, गिद्ध, कौवे वगैरह जीव हैं प्रकार के जो मृत जीवी हैं, मृत जीवों के ऊपर जीवित रहते हैं, या फिर छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं जो मरे हुए जीवों को दोबारा से मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। इस प्रकार से विघटन होता है। इसके बाद चक्र, जैविक चक्र हम इसको बोल सकते हैं, यानी कि इसमें जलीय चक्र या फिर हम कह सकते हैं ऑक्सीजन चक्र, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, ये सारे चक्र मनुष्य के जन्म, मनुष्य के नाम जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते हैं। सजीव की सजीव से निर्जीव और निर्जीव से सजीव जीव के रूप में इस प्रकार से इस चक्रों का निर्माण होता है। इसके बाद लेकिन ये चक्र कभी खत्म नहीं होते, ये लगातार चलते रहने वाले चक्र हैं। गैसों का आदान प्रदान होता है एक निश्चित मात्रा में। हमारी पृथ्वी पर जितनी गैसें हैं उनका निश्चित मात्रा में आदान प्रदान होता है। संतुलन बनाए रखने में पेड़ पौधे, जीव, उनकी अहम भूमिका है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल लें तो मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड, जीव कार्बन डाइऑक्साइड, जितने भी जीव हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जितने पादप हैं ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। इस प्रकार से जो गैसों का मिश्रण है वो वातावरण में उतने ही अनुपात में रहता है जितना है, न कम होता है ना ज़्यादा होता है। लेकिन ज़्यादा किस तरह से होता है? हम व्हीकल्स के द्वारा, फैक्ट्रियों के द्वारा जो प्रदूषण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसों को छोड़कर अपने वातावरण का प्रदूषण करते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो होता है जैव विविधता की, जैव विविधता की आर्थिक भूमिका क्या है। आर्थिक रूप से हम किस प्रकार से जैव विविधता को ले सकते हैं, किस प्रकार से हमारी आर्थिक रूप से मदद करती है। तो इसमें फसलों की जो विविधता है उसको देखते हैं। भाई आपको पता है कि प्राचीन काल में सिंधु घाटी सभ्यता में दो तीन प्रकार की फसलें सब सर्वाधिक जो फसल पैदा की जाती है सिंधु घाटी सभ्यता में वो थी कपास। कि कपास का सर्वाधिक उत्पादन करते थे। उसके बाद गेहूं का और जौ, गेहूं और जौ, ये तीन उनकी मुख्य फसलें थी सिंधु घाटी सभ्यता, जिनसे हमें साक्ष्य प्राप्त हुआ। आज विभिन्न प्रकार की फसलें मानव उगा रहा है अपने फायदे के लिए। गेहूं, ज्वार, बाजरा, रागी, चावल, गन्ना, कपास, तिलहन, तो ये विभिन्न प्रकार की सरसों, विभिन्न प्रकार की फसलें अपने फायदे के लिए, भरण पोषण के लिए इनको उगा बदल बदल कर फसलें होता है। जब किसी फसल का बो रहे हैं और उसकी उत्पादकता शक्ति, इस पौधे की उत्पादन शक्ति कम हो जाती है तो संकरण के द्वारा उस पौधे के अंदर विभिन्न प्रकार के खादों का प्रयोग करते हुए, कीटनाशकों का प्रयोग करते हुए मनुष्य उस फसल की उत्पादकता शक्ति को बढ़ाता है, उस भूमि को उर्वर बनाता है विभिन्न तरीकों के द्वारा। इसके बाद जो दवाइयाँ हैं जो हम लेते हैं, स्वस्थ जो हमें करती हैं, किसी बीमारी से बचाने का काम करती हैं, तो वे दवाइयाँ कहाँ से आती हैं? वो भी पेड़ पौधों से, जड़ी बूटियों से, विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ जो उगाई जाती हैं या स्वतः ही उग जाती हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में उग जाती हैं, वो भी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? वो भी जैव विविधता का ही एक प्रकार है, जैव विविधता के कारण ही हमें प्राप्त होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें ये था। उसके बाद हमें पशु, वन, मत्स्य, जो पशु हैं, विभिन्न प्रकार के
हमको प्राप्त भोजन की हमको प्राप्त होती हैं, विभिन्न प्रकार के पशु भोजन से हम दूध प्राप्त करते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट या मांस प्राप्त करके खाते हैं जिनको लोग, वो ये भी जैव विविधता का ही प्रकार है। नेक्स्ट है उद्योगों को कच्चा माल। तो उद्योगों का जो कच्चा माल है आर्थिक रूप से तो प्राप्त किया जाता है उद्योगों को कच्चा माल, जैसे कि चीनी उद्योग है उसके लिए गन्ना प्राप्त कृषि से प्राप्त होता है। सूती वस्त्र उद्योग है उसके लिए जो कपास है वो पौधों से प्राप्त होती है। तो कच्चा माल वो भी हमें जैव विविधता के कारण ही प्राप्त होता है। उसके बाद मनोरंजन भी, मनोरंजन के लिए हमें बहुत सारी जगहों पर जाते हैं, तो मनोरंजन के जो साधन हैं जिसमें पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे सजावटी पौधे हैं, उनका उल्लेख करते हैं, वो भी जैव विविधता का ही कारण है। ठीक है, सदर वन है, राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यारण्य है, चिड़ियाघर है, वो इसी से जैव विविधता के कारण तो है, यहीं से वो जाकर लुप्त होता है। तो इस प्रकार से आज हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गए। आज के लिए इतना ही।